Hello students, today we are discuss about chapter number 15, okay, and the name of this chapter is तारे तथा सौरमंडल, okay। तो ये हमारा चैप्टर 15 है और सबसे लास्ट चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंधेरी रात में बाहर जाइए तथा आकाश की ओर देखिए। आप देखेंगे कि संपूर्ण आकाश में छोटे बिंदु बिखरे हुए हैं। आकाश चंद्रमा, ग्रहों तथा तारों से मिलकर बना है, ये आपको भी पता है। साफ रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकने वाले पिंड जो हैं वो चंद्रमा होता है। आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो आकार है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है और तारों को जगमगाते हुए देखा जाता है, ठीक है। कुछ नन्हे चमकते पिंड जो आपके जगमगाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं, ठीक है। आकाश प्राचीन समय से ही मनुष्य को मोहित करता आ रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले लोग तथा समुद्रों में जाने वाले नाविक, यहाँ दूर दूर तक भूमि नहीं होती, वहां नाविक दिशाओं का पता लगाने के लिए तारों की स्थिति का ही उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो किसान हैं वो भी आकाश की ओर देखकर ऋतु परिवर्तनों की भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। दिन के समय आकाश में आग की चमचमाती गेंद का देखा जा सकते हैं, ठीक है। आप चमचमाती गेंद देखते हैं दिन के टाइम में, जिसे सूर्य कहते हैं। यह सूर्य से पश्चिम, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है। लोग जो है वो सूर्य की स्थिति तथा वस्तुओं की छाया में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग समय ज्ञात करने के लिए ही करते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कभी कभी आप उल्का पिंड या फिर आपका पुच्छल तारों को भी आकाश से गिरता हुआ देखते हैं। आकाश में उपस्थित जो आपके पिंडों हैं जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, तार हैं, आपके पुच्छल तारे हैं, ठीक है, उल्काओं हैं तथा अन्य को आकाशीय पिंड कहा जाता है। यह विशाल स्थान जिसमें तारे, ग्रह आदि का अस्तित्व है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। और आइए इन आकाशीय पिंडों के विषय में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा एक जो है वो अप्रकाशमान पिंड है और इसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। यह अपनी सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन करता है, ठीक है। अंतरिक्ष में चंद्रमा और पृथ्वी का जो आपका निकटतम पड़ोसी है, मतलब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत पास है और यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह एक आकाशीय पिंड है जो अन्य आकाशीय पिंड के चारों ओर जो है परिक्रमा करता रहता है, ठीक है। सूर्य के बाद चंद्रमा जो है वो आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड है, जो सबसे ज्यादा चमकता है। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरते हैं तो उन्होंने पाया कि चंद्रमा की जो सतह है वो बहुत खुरदरी है, गंदी है, अनुपजाऊ है और इस पर विभिन्न आकारों के बहुत से छेद तथा बहुत ऊंचे पर्वत भी हैं, ठीक है। चंद्रमा पर जल और वायु न होने के कारण वहां जो है जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चंद्रमा पर कोई जीवन ही नहीं है और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के 4 गुना छोटा है, मतलब पृथ्वी से वो 4 गुना छोटा है चांद। इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 8 गुना कम है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है, ठीक है। आप चंद्रमा पर कोई ध्वनि भी नहीं सुन सकते क्योंकि ध्वनि के संचार का वहां कोई भी माध्यम ही नहीं है, वहां कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है। नाउ चंद्रमा की कलाएं। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी दूरी पर घूर्णन में लगभग 27 दिन तथा 7 घंटे का समय लेता है। पृथ्वी के चारों तरफ भी और अपने भी चारों तरफ ऐसे घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय स्वयं पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के फलस्वरूप अपना आकार जो है वो परिवर्तित करता है, ठीक है। चंद्रमा का केवल वही भाग चमकता है जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी की विपरीत दिशाओं में होते हैं तब सूर्य जो है वो सीधे चंद्रमा की सतह पर ही चमकता है, ठीक है। चंद्रमा के पूरे दिखने का जो पूर्ण चंद्र दिवस के नाम से जाना जाता है और इसके पश्चात प्रत्येक रात चंद्रमा का जो चमकना है वो चमकता भाग पतला होता चला जाता है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में होता है तब से जो आपका चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता और जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता तथा इसे हम अमावस्या कहते हैं। आप देखते हैं कि कुछ टाइम हमारा चंद्रमा दिखता है, 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता, तो जब नहीं दिखता तो उसे हम अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। अमावस्या के पश्चात अगली रात्रि को आप अर्धचंद्र जो है वो देखते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल उसी भाग से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। शेष चंद्रमा जो है बहुत धुंधला सा दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित होने वाला जो सूर्य का प्रकाश है वो भी चंद्रमा पर
धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा की सतह का प्रकाशीय क्षेत्र बढ़ता है तो इसे बढ़ाव कहा जाता है, और चंद्रमा का प्रकाशीय क्षेत्र घटता है तो इसे क्या बोला जाता है, घटाव कहा जाता है। ठीक है, अमावस्या मतलब जब सूर्य द्वारा चंद्रमा के पिछले या अन्य भाग को प्रकाशित किया जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा क्या होता है, जब सूर्य द्वारा चंद्रमा के अगले भाग को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तक चंद्रमा में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसमें लगभग 15 दिन लगते हैं। पूर्णिमा की स्थिति में चंद्रमा को वापस अमावस्या की स्थिति में जाने में 29 दिन तथा 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलिए, एक माह के अंतर्गत चंद्रमा के चमकने वाले भाग जो है उसकी विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। मतलब चंद्रमा पहले देखिए छोटा सा पार्ट, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर पूरा दिख जाता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही हमारे चंद्रमा की कलाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तारे। तो एक साफ रात्रि में आप असंख्य तारे देख सकते हैं। सभी तारे समान रूप से नहीं चमकते। अधिकतर तारों का रंग पीला, परंतु कुछ तारों का रंग जो है वो श्वेत या लाल भी होता है। तारे अपने प्रकाश देते हैं। सूर्य भी जो है वो एक तारा है। सभी तारे बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा देते हैं। हर तारे से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है, और अन्य तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना जो है वो दूर होते हैं। इसलिए अन्य तारों की तुलना में जो सूर्य है वो बड़ा दिखता है। अन्य तारे आपको नन्हे बिंदुओं की तरह ही दिखाई देते हैं। तारे दिन के समय दिखाई नहीं देते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि वह तारों से निकलने वाले प्रकाश को दबा देता है, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आकाशीय पिंडों की गतिविधि समझने के लिए निरीक्षण। ये एक निरीक्षण है। कमरे के मध्य में खड़े हो जाइए। ठीक है, एक स्थिति पर पश्चिम से पूर्व की ओर आपको घूर्णन करना है। आपको कमरे में रखी वस्तुएं जो है किसी दिशा में किस दिशा की ओर गति करती हुई प्रतीत होती हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए, 2 घंटे या इससे अधिक समय के लिए आकाश में कुछ मुख्य तारों या फिर तारों के समूह का निरीक्षण आपको करना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए आपको प्रतीत होते हैं। पूर्व से पश्चिम में जैसे जैसे चलते हैं ऐसे दिखते हैं। एक तारा जो शाम को पूर्व से उदय होता है तथा प्रातःकाल पश्चिम में जो है अस्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपनी उत्तर दक्षिणी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की और घूर्णन करती है, वो घूमती है। ठीक है, और इस प्रकार संबंध गति के फलस्वरूप सभी जो आकाशीय पिंड हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ही गति करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, और आइए इसे निम्न कार्यकलाप के साथ हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ध्रुव तारा। ओके, तो ध्रुव तारा जो है वो पोल स्टार या फिर आपका पोलेरिस अपना स्थान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करता। ठीक है, जो तारा सबसे ज्यादा चमकता है, और यह जो है पृथ्वी की धुरी के उत्तर ध्रुव के सीधे ऊपर ही स्थित होता है, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी से संबंधित इसका जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं होता, और इसी कारण यह स्थिर प्रतीत आपको होता है। रात्रि के समय जो यात्री तथा नाविक हैं वो ध्रुव तारों की सहायता से भौगोलिक दिशाओं का ही पता लगाते हैं। ठीक है, आइए ध्रुव तारे की स्थिति को समझने के लिए एक कार्यकलाप करते हैं। अब क्या कार्यकलाप है वो देखिए। पृथ्वी के संबंध में ध्रुव तारे की स्थिति को समझने के लिए निरीक्षण करना है। एक सफेद कागज की मदद से 10-15 तारे बनाने हैं। एक छतरी लेनी है और इसे खोलिए। ठीक है, इस तरह से एक तारे को छतरी की छड़ के मध्य तथा अन्य तारों को संपूर्ण छतरी पर लगाना है। अब अपने हाथ में छतरी की छड़ पकड़कर इसे घूमना है आपने। विभिन्न तारों की स्थिति देखिए कि कौन सा तारा गति कर रहा है, और आप देखेंगे कि छतरी के घुमाने पर सभी तारे स्थिति परिवर्तन करते हैं, परंतु छड़ के मध्य जो चिपकाया गया तारा है वो स्थिर ही रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार ध्रुव तारा भी जो है वो पृथ्वी की घूर्णन धुरी के पर होता है, और वो बिल्कुल भी गति करता प्रतीत नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है तारामंडल। ओके, तो कुछ समय तक आकाश में आपको देखना है। ठीक है, आप देखेंगे कि वहां तारों के कई समूह हैं जो एक दूसरे के संबंध में अपना स्थान नहीं बदलते। अक्सर तारे ऐसे समूह में दिखते हैं जिनको पहचाना जा सकता है। तारों का वह समूह जो पहचान योग्य
पैटर्न या आकृति बनाता है उसे तारामंडल कहा जाता है। मतलब तारों का वो समूह जो कुछ ना कुछ फिगर बनाता है, ठीक है। एक तारामंडल के तारे एक दूसरे के संबंध में समान स्थान पर ही रहते हैं। आप एक ही समय पर रात्रि आकाश में सभी तारामंडलों को नहीं देख सकते। आप कौन सा तारामंडल जो एक दूसरे के संबंध में अपना स्थान नहीं बदलते हैं, ठीक है। तारे जो है वो अक्सर ऐसे समूह में दिखते हैं जिनको पहचाना जा सकता है। क्लियर। तारों का वह समूह जो पहचान योग्य पैटर्न या आकृति बनाता है उसे आप तारामंडल कहते हैं, ठीक है। एक तारामंडल के तारे जो होते हैं वो एक दूसरे के संबंध में समान स्थान पर ही रहते हैं, ठीक है। आप एक ही समय पर रात्रि आकाश में सभी तारामंडलों को नहीं देख सकते। आप कौन सा तारामंडल देख पाते हैं, यह वर्ष के समय, रात्रि के समय तथा पृथ्वी पर आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कौन सा देख रहे हैं। आइए आसानी से पहचानने वाले कुछ तारामंडलों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले सप्तऋषि। सप्तऋषि को अप्रैल माह में, ठीक है, आकाश के उत्तरी भाग में देखा जाता है। इसे अर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर भी कहा जाता है। यह 7 चमकते तारे प्रश्न चिन्ह की आकृति बनाते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की इस तरह से। और इसमें 3 तारे जो हैं वो हैंडल में तथा 4 ऊपर होते हैं। और आप सप्तऋषि तारकों में भी ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं, ठीक है। ये नोट है कि ध्रुव तारा और जो उत्तरी तारामंडल है जैसे सप्तऋषि को दक्षिण गोलार्ध के कुछ स्थानों में नहीं देखा जाता, ठीक है। चलिए ये आपका दोबारा से है एक प्रयोग कि आकाश में सप्तऋषि तारामंडल में ध्रुव तारों को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम को गर्मियों में साफ आकाश में लगभग रात्र के 9 बजे देखना है। आकाश में उत्तरी भाग की ओर देखना है, सप्तऋषि को पहचानना है। आप सप्तऋषि को पहचानने में बड़ों की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि के अंत में 2 तारों को आपको देखना है। क्लियर। और इन तारों से होती हुई एक सीधी रेखा की कल्पना करना है जैसे कि आकृति में दिशा दिखाया गया इस तरह से। ओके। अब इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर बढ़ाना है आपको। ओके। यदि आप इस काल्पनिक रेखा के साथ चलें तो आप एक तारे तक पहुंचेंगे जो बहुत ही चमकदार है और यह हमारा ध्रुव तारा होता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे के अंतराल के पश्चात सप्तऋषि का जो 3 से 4 बार निरीक्षण करना है और प्रत्येक बार ध्रुव तारे को आपको ढूंढना है तो आप उसे सप्तऋषि तारे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लघु सप्तऋषि या फिर ध्रुव मत्स्य। ओके। तो देखिए लघु सप्तऋषि भी सप्तऋषि तारामंडल के समान 7 तारों से मिलकर बना होता है, परंतु इसके तारे जो हैं वो अधिक पास पास तथा सप्तऋषि के तारों से कम चमकदार होते हैं। ओके। यह एक पतंग की बाहरी रेखा बनाते हैं। ओके। पतंग की तरह बनाते हैं ये। और लघु सप्तऋषि तारे की जो पूंछ है उस पर औसत जो है वो चमक का एक तारा होता है, ठीक है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह तारामंडल आकाश के उत्तरी भाग में जुलाई के माह में देखा जाता है। जुलाई मंथ में इसे देखा जाता है और इसे हम ध्रुव मत्स्य भी कहते हैं, ठीक है। फिर है वृश्चिक तारामंडल। तो इस तारामंडल में जो वृश्चिक है मतलब बिच्छू की आकृति में 7 तारे व्यवस्थित होते हैं और इसे ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही देखा जाता है, मतलब गर्मी के दौरान देखा जाता है। फिर है हमारा मृगशिरा। तो मृगशिरा जो है वो आकाश में उपस्थित सबसे अद्भुत तारामंडल होता है और इसमें जो है शिकारी की आकृति में 7 से 8 तारे होते हैं। 3 मध्य तारे शिकारी की बेल्ट मतलब पेटी को दर्शाते हैं। 4 चमकते हुए त्रिभुज की आकृति में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। यह जो है शीत ऋतु मतलब सर्दियों के दौरान आकाश में देखा जाता है और आकाश में स्थित सबसे चमकदार तारा आपका सीरियस मृगशिरा तारामंडल के समीप ही स्थित होता है इस तरह से, ठीक है। सीरियस को ढूंढने के लिए मृगशिरा तारामंडल के मुख्य तारों से होती हुई एक सीधी रेखा की कल्पना करना है, ठीक है। जब आप इस रेखा के साथ पूर्व की ओर को देखते हैं तब आप बहुत चमकदार तारों को देखते हैं और इसे ही सीरियस के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या है? तो कैसियोपिया जो है वो एक अन्य तारामंडल है। यहाँ 5 तारों से मिलकर बना होता है और जो कि अंग्रेजी वर्ण ऊ के बिखरे हुए रूप में व्यवस्थित होता है, छोटे ऊ के रूप में। यह शीत ऋतु के दौरान रात्रि के पूर्व भाग में उत्तरी आकाश में देखा जाता है। क्लियर। अब आता है हमारा सौर मंडल, ठीक है। ये तो हमारे
आपके तारामंडल हो गए। अब आता है हमारा सौरमंडल, ठीक है। आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर बंद काकपदी दूरी में घूमते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से सूर्य के चारों ओर एक लाइन में घूमते हैं। सूर्य, 8 ग्रह व उनके उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड जैसे उल्काएं, पुच्छल, तारे तथा धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तथा सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ही लगाते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रह। पृथ्वी को मिलाकर कुल 8 ग्रह हैं और इनमें स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं है, परंतु यह अपनी सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सूर्य से इनकी दूरी के आधार पर ग्रहों को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह सौर ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करते हैं तथा उन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, आपके यूरेनस है, नेपच्यून है, अपेक्षाकृत सूर्य से काफी दूर हैं, इसलिए उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सभी ग्रह शुक्र को छोड़कर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्ण करते हैं और इनकी जो विभिन्न गतियों के कारण पृथ्वी के संबंध में ग्रहों की जो स्थिति है वो प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है। क्लियर। भारतीय खगोल शास्त्र में जिन पिंडों को हम ग्रह के नाम से जानते हैं उन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है। भारतीय खगोल शास्त्र में जिन पिंडों को हम ग्रह के नाम से जानते हैं उन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है। और सारणी जो है वो 17.1 में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के जो नाम है वो उनके अंग्रेजी नामों के साथ ही दिए गए हैं। क्लियर। देखिए जैसे ये है, बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, ठीक है, मंगल को मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून, ठीक है। ग्रह तारों के समान ही दिखाई देते हैं परंतु इनमें जो स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है। अपना खुद का प्रकाश नहीं है, यह स्वयं पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ठीक है। ग्रह व तारों में जो अंतर बताया जा सकता है वह क्या है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, परंतु ग्रह जो है वो तारों के संबंध में अपना स्थान जो है वो बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ग्रह जिस निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर गति करता है उसे ग्रह पथ कहते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगे समय को परिक्रमा काल कहते हैं, ठीक है। सूर्य से ग्रह की बढ़ती दूरी के साथ साथ जो परिक्रमा काल भी बढ़ता रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जो ग्रह है वो एक दूसरे से नहीं टकराते। और आइए इसे समझने के लिए हम कार्यकलाप करते हैं। देखिए, एक लट्टू के समान ग्रह भी अपने ग्रह पथ पर ही घूर्ण करते, जैसे लट्टू घूमता है ऐसी ग्रह घूमते हैं। ग्रह के द्वारा एक घूर्ण को पूर्ण करने में लगे समय को हम घूर्ण काल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है सूर्य, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी सदस्य है। यह पृथ्वी के सबसे समीप स्थित तारा है। इसकी जो बाहरी सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है और आंतरिक कोर लगभग 74,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है जो इसके पास जाएगा, ठीक है। सूर्य के भीतरी जो उपस्थित हाइड्रोजन है वो नाभिक एक साथ जुड़कर हीलियम नाभिक बनाते हैं और इसी अभिक्रिया को नाभिक्रिया एक रूपता कहा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में जो ऊष्मा व प्रकाश है वो ऊर्जा निरंतर निकलती रहती है, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी या सभी ग्रहों पर जो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बुध। तो बुध जो है वो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। सूर्य से इसकी निकटता के कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। यह अधिकतर समय सूर्य के प्रकाश की चौंध से छिप जाता है और यह क्षितिज के समीप जो है सूर्योदय से पूर्व या फिर सूर्यास्त के ठीक पश्चात भी देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है शुक्र। ओके, तो जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे समीप स्थित ग्रह है, ठीक है। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बादल जैसे आपके वायुमंडल के कारण सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक चमकदार होता है, मतलब सबसे ज्यादा चमकता है। यह अपनी सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का 3/4 से अधिक मात्रा का परावर्तन करता है। कई बार यह सूर्य आपका जब सूर्योदय से पहले जो आपकी पूर्वी
आकाश तथा कई बार सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अक्सर प्रातः काल का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। क्लियर? इसका जो अपना कोई उपग्रह नहीं होता और यह अपने पथ पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता रहता है, जबकि अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह सूर्य की ओर अपना समान मुख रखता है और इसके जो घूर्ण व परिक्रमा के कारण इसके दिन का तापमान 1500 सेल्सियस है और उससे ऊपर भी चला जाता है तथा रात का तापमान 1700 से लेकर उससे नीचे भी चला जाता है। क्लियर? फिर आती है हमारी पृथ्वी, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो सौरमंडल में पृथ्वी जो है वो एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। यह सूर्य से सही दूरी, सही तापमान, वायु की उपस्थिति, जल व मृदा, अनुकूल वायुमंडल तथा ओजोन परत के आवरण के कारण ही संभव है। ठीक है, खगोल शास्त्रियों के अनुसार सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पड़ने पर तथा इसके जल व भूमि के कारण चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी नीली हरी गेंद जैसी ही दिखती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365.25 दिनों का समय लेती है और यही अपनी दूरी पर एक घूर्ण 24 घंटे में पूर्ण होता है। ठीक है, परिक्रमा तथा घूर्ण के जो मिश्रित प्रभावों के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, चेंज होती है, ऋतु बदलती है। पृथ्वी पूर्ण गेंद के समान नहीं है, यह ध्रुवों पर समतल, ये आपके एक तो वो समतल है, बाकी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ठीक है, जो इसकी दूरी है वो सूर्य की परिक्रमा करते समय समान दिशा में रहती है, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर ही रहता है। ठीक है, तब उत्तरी जो गोलार्ध है वो ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, मतलब एक साइड सर्दियां दूसरी साइड गर्मियां आती हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर होने पर इसके विपरीत होता है। एक समय पर पृथ्वी का जो आधा भाग है वो ही सूर्य की ओर मुख करता है, तब वहां दिन होता है, जबकि सूर्य के विपरीत वाले भाग में क्या होती है? रात होती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी दूरी पर निरंतर घूमती रहती है तथा धीरे धीरे पृथ्वी का दिन का भाग रात्रि की ओर जाता है तथा फिर रात्रि का भाग जो है वो दिन की ओर आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह। ठीक है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर मंगल चौथा ग्रह है और यह कुछ लाल रंग का दिखता है, जिस कारण जो है उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह वर्ष के अधिकतर समय पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, इस पर दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनका नाम फोबस और आपका डिमोस है। ऐसा माना जाता है कि मंगल पर ध्रुव कैंपों में जो समीप बर्फ के रूप में जल पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि आरंभ में इस ग्रह पर भी पृथ्वी जैसा वायुमंडल था, परंतु इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण जो गैसें हैं वो वायुमंडल से निकल गई तथा पीछे जो है वो पतला वायुमंडल छोड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों को मिलाकर उनके द्रव्यमानों से अधिक है। यह बहुत ठंडा ग्रह है तथा इसे अक्सर आकाश का बर्फीला दानव भी कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रह पर कुल 28 चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़े चंद्रमा को दूरदर्शी की मदद से देखा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है वो समतल के आसपास यह धुंधली मुद्रिका के रूप में भी दिखाई देता है। इस ग्रह पर बहुत निम्न तापमान है तथा बहुत उच्च ही गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण यहाँ जीवन जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है शनि। क्लियर? तो शनि मतलब बृहस्पति के बाद आकार की जो दृष्टि से अगर आप देखें, दृष्टि से आने वाले अन्य ग्रह शनि है तथा इनका रंग पीला दिखाई देता है। इसके आसपास सुंदर मुद्राएं हैं जिनको दूरदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। इस मुद्रिकाओं के कारण ये जो मुद्रिकाएं हैं इनके कारण ही शनि रात्रि के आकाश में मोहक दिखाई पड़ता है और इस पर 20 चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है। टाइटन संपूर्ण सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि सभी ग्रहों में सबसे कम घना है। शनि का जो घन है वो बहुत कम है और इसका घनत्व है वो जल से भी कम है। अत्यंत निम्न तापमान के कारण शनि पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अरुण और वरुण। तो यह सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं। इनकी खोज दूरदर्शी की खोज होने के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई। वरुण पर कुल 8 चंद्रमा हैं, जिसमें जो आपके आकार में सबसे बड़े चंद्रमा का नाम ट्रिटन है। अत्यंत निम्न तापमान होने के कारण इन ग्रहों पर भी जीवन संभव
नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा धूमकेतु। तो धूमकेतु चमकते तारे जैसे पिंड होते हैं जिनकी लंबाई जो लंबी पूंछ होती है तथा यह है अंडाकार धुरी पर सूर्य के चारों ओर तेजी से गति करते हैं। ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो इनका परिक्रमा काल है वो बहुत ही अधिक होता है और कुछ धूमकेतुओं की जो धुरी है वो ऐसी होती है कि वह केवल एक ही बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तथा फिर गायब हो जाते हैं, वे कभी दिखाई नहीं देते। कुछ धूमकेतु जो है नियमित अंतराल के पश्चात दिखाई देते हैं तथा इनके चमकदार होते हैं, ठीक कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वो इतने चमकते हैं। ठीक है। हेली धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है और यह आखिरी बार 1910 तथा फिर 1986 में दिखाई दिया था और इसके पुनः 2063 में देखने की संभावना है। ठीक है। चमकते तारे जैसे वस्तु जिसे धूमकेतु का सिर कहा जाता है जमे हुए पानी के साथ शैल व धूल कणों से मिलकर बनता है। जब धूमकेतु सूर्य के पास जाता है तब गैस व धूल कण जो है गैसीय पदार्थ में बदल जाते हैं जो कि पूंछ जैसे आकार में दिखता है। ठीक है। सौर वायु के कारण जो धूमकेतु है वो सदा सूर्य से ही दूर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा उल्टा व उल्का पिंड। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, उल्का तथा उल्का पिंड। ठीक है। तो उल्का जो है वो सामान्यतः छोटा पिंड होता है जिसकी केंद्रीय धुरी जो है उसे पृथ्वी के वायुमंडल में ले जाती है। ठीक है। वायुमंडलीय जो वायु के साथ उसका जो घर्षण है उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण वह वाष्पित होता है और यह चमकते हैं तथा बहुत कम समय के लिए आकाश में प्रकाश के साथ देखे जाते हैं। उल्काओं की जो शूटिंग है वो उन्हें तारे भी मतलब शूटिंग तारे भी उन्हें कहा जाता है। क्लियर। यदि कोई उल्का बहुत बड़ा होने के कारण वायुमंडल में पूर्णतः नहीं जल पाता तो उसका जो कुछ भाग है वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। ठीक है। उल्काओं के बिना जो जला भाग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंडों के जो संगठनों की जांच करके वैज्ञानिक सौर मंडल के जिन तत्वों से बना है उसकी प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किससे बना है। ठीक है। फिर आता है कृत्रिम उपग्रह। तो एक पिंड के चारों ओर घूमने वाले पिंड को आप उपग्रह कहते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। क्लियर। कुछ उपग्रह मनुष्य द्वारा विशेष उद्देश्यों से बनाए गए हैं तथा पृथ्वी से छोड़े गए हैं। क्लियर। वह चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के अधिक समीप है, मतलब पृथ्वी के बहुत ही पास है। ओके। आर्यभट्ट जो हमारे आर्यभट्ट थे, ठीक है, जो हमारे वैज्ञानिक थे, भारतीय उपग्रह था। ठीक है। आर्यभट्ट जो था वो प्रथम भारतीय उपग्रह था और ये आर्यभट्ट नाम किस पे पड़ा, जो हमारे वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट उन्हीं के नाम पे पड़ा था। इसके पश्चात भारत ने कई कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया तथा अंतरिक्ष में छोड़े गए जैसे इनसैट, IRS, कल्पना 1 या फिर एडसैट, ये सब उपग्रह थे। कृत्रिम उपग्रहों का जो उपयोग है वो मौसम की भविष्यवाणी करने, लंबी दूरी के संचार तथा रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा सौर मंडल यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसमें देखा हमने कितने उपग्रह होते हैं, उन उपग्रहों का इस्तेमाल क्या क्या होता है। क्लियर। चलिए अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा तथा साथ ही अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 27 दिन और 7 घंटों का समय लेता है। क्लियर। पृथ्वी से ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्ण की रेखा में ही आता है। ठीक है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग जो थे एडविन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उनके बाद कॉलिन आए थे। ठीक है। 8 ग्रहों में केवल बुध और शुक्र ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। क्लियर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से की जाने वाली जो दूरी है उसकी यात्रा को प्रकाश वर्ष हम कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश मिनट है। क्लियर। 2006 तक सौरमंडल में 9 ग्रह थे। यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो ग्रह जो कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, ग्रह बनने की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए इस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। वर्तमान में केवल कितने ग्रह हैं? 8 ही ग्रह हैं। ठीक है। सौर परिवार जो है वो लगभग 100 बिलियन
तारों का समूह है जिसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, 100 मिलियन जो है वो तारों हैं, तारों का ग्रुप है। बड़ी संख्या में जो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं, जिनमें कुछ सैकड़ों से कुछ हजार मिलियन जो हैं वो हमारे तारे हैं। ठीक है, मतलब इतना बड़ा है आकाश गंगा कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये सिर्फ एक अनुमान लगाया है कि हमारा कितना है, बहुत बड़ा समूह है और जिसमें कुछ हजार मिलियन आकाश गंगा हैं और कई हजार मिलियन जो हैं वो वहां पर तारे हैं। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।